तो जब विपरीत समय चल रहा हो या जब मंदी आ रही, महामंदी आ रही हो, तब हम कैसा निर्णय लेते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे निवेशक हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब मंदी खत्म हो जाएगी और जब स्टॉक मार्केट वापस से अपनी ऊंचाइयों को छूने लग जाएगा, तब आपका रिटर्न जो होगा वो उनसे ज़्यादा होगा जिन्होंने लगातार निवेश करे लेकिन मंदी के दौरान उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप विपुल संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। व्यवसाय और निवेश में बहुत सी चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। दीर्घ पुच्छ परिणामों के वितरण के सबसे दूर के अंत तक वित्त में अद्भुत प्रभाव होता है, जहां घटनाओं की एक छोटी संख्या अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। यह समझना तब भी कठिन हो सकता है जब आप गणित समझते हो। तो यह बिल्कुल भी सहज नहीं है कि एक निवेशक आधा समय गलत हो और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर ले। इसका मतलब यह है हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेकों चीज़ें असफल होना कितनी आम बात है, और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। स्टीम बोट बिली ने वॉल्ट डिज्नी को एनिमेटर के रूप में प्रसिद्ध किया। व्यावसायिक सफलता अलग बात थी। डिज्नी का पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया। उसकी फिल्में निर्माण भीषण रूप से महंगा था और चौंकाने वाली शर्तों पर वित्तपोषित 1935 तक डिज्नी 400 कार्टून का निर्माण कर चुका था। उसमें से अधिकतर संक्षिप्त थे, अधिकतर दर्शकों के पसंदीदा थे और अधिकतर ने नुकसान उठाया। स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फर्स ने सब बदल कर रख दिया। 1938 के पहले 6 महीने में इसने $8 मिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी कमाई से एक परिणामकृत ज़्यादा है। इसने डिज्नी स्टूडियो को रूपांतरित करके रख दिया, कंपनी का सारा ऋण चुका दिया, मुख्य कर्मचारियों को प्रतिधारण बोनस मिला। कंपनी ने बुरबेक में एक नया स्रोत स्टूडियो खरीदा जहां यह आज भी स्थित है। एक ऑस्कर ने वॉल्ट को लोकप्रिय से पूर्णतः यथास्थित बना दिया। 1938 तक वे कई सौ घंटे की फिल्मों का निर्माण कर चुके थे, लेकिन उद्योग की भाषा में स्नो वाइट के 83 मिनट ही जो मायने रखते थे। कुछ भी जो बड़ा लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, एक पुच्छ घटना का परिणाम है, लाखों में से एक दृश्य घटना, और हमारा अधिकतर ध्यान ऐसी चीज़ों पर जाता है जो बड़ी लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। जब वे अधिकतर चीज़ें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वे एक पुच्छ परिणाम हो, इस बात को कम महत्व देना आसान हो जाता है कि वे कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली है। उद्यम पूंजी को ही लीजिए। अगर कोई VC 50 निवेश करे तो वे संभवतः उसमें से आधे की सफलता की अपेक्षा करते हैं, 10 के काफ़ी अच्छा करने की और 1 या 2 के बोनेंजा होने की जो पूंजी के प्रतिफल के 100% का संचालन कर सके। एक बार निवेश कंपनी कोरिलेशन वेंचर ने आंकड़ों की गणना की। 2004 से 2014 के बीच 21,000 से अधिक उद्यम वित्तीयन में 65% का पैसा डूब गया। 2.5% निवेशक ने 10 से 20 गुना के बीच कमाया। 1% ने 20 गुना से अधिक प्रतिफल कमाया। आधा प्रतिशत 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना से अधिक कमाई की, और यहीं से उद्योग का अधिकांश प्रतिफल आता है। आप सोचेंगे कि यही है जो उद्यम पूंजी को इतना जोखिम भरा बना देता है, और VC में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि यह जोखिम से भरा है। अधिकतर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं और विश्व में बस कुछ महासफल होने का अवसर मिलता है। यदि आपको अधिक सुरक्षित, पूर्वानुमेय और अधिक स्थिर प्रतिफल चाहिए तो आपको बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करना होगा। ऐसा ही आप सोचते होंगे। याद रखिए, पुच्छ से ही सब संचालित होता है। बड़े सार्वजनिक स्टॉक में समय के अंतराल में सफलता का वितरण उद्यम पूंजी से ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, जो बड़े सार्वजनिक स्टॉक होते हैं वो समय के अंतराल में जो उनका सफलता का वितरण होता है वह उद्यम पूंजी से ज़्यादा अलग नहीं होता है। अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां बेकार हैं, कुछ अच्छा करती हैं, और कुछ बहुत थोड़ी ही कंपनियां हैं जो अद्भुत विजेता बन जाती हैं, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का अधिकांश प्रतिफल होता है। JP मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 सूचकांक के लिए प्रतिफल का वितरण प्रकाशित किया, जो 1980 से सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा विस्तृत समूह है।
रसेल के सभी 3000 स्टॉक घटकों में से 40% ने कम से कम अपना 70% मूल्य गंवा दिया और इस अवधि में कभी उभर नहीं पाए। प्रभावी रूप से सूचकांक का कुल प्रतिफल 7% घटक कंपनियों से आया था, जिन्होंने लगभग 2 मानक विचलन से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी अपेक्षा आप शायद उद्यम पूंजी से करेंगे और यह अरुचिकर विविध सूचकांक में घटा है। सार्वजनिक कंपनियों के इस वर्चस्व से कोई भी उद्योग बचा नहीं है। आधे से ज़्यादा सार्वजनिक प्रौद्योगिकी एवं टेलीकॉम कंपनियां अपना अधिकतर मूल्य खो देती है और फिर उभर नहीं पाती है। यहाँ तक कि जनोपयोगी सेवा संस्थानों में भी असफलता की दर 10 में से 1 से अधिक है। अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में होती है, आपको बिल्कुल अभी क्या करना चाहिए और आज खरीदने के लिए कौन सा स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। अपने जीवन काल में एक निवेशक के रूप में आप आज या कल, अगले सप्ताह जो निर्णय लेंगे वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना वह जो आप उन थोड़े से दिनों में करेंगे। संभवतः कुल समय का 1% या उससे भी कम, जब आपके चारों तरफ सब लोग व्याकुल हो रहे हों। सोचिए, अगर आप हर महीने $1 बचाए तो 1900 से 2019 के बीच में कितनी बचत करेंगे। आप वह $1 हर महीने यूएस स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, फिर चाहे बारिश हो धूप हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि अर्थशास्त्री किसी निकट मंडराती मंदी या नए बियर मार्केट के लिए शोर मचा रहे हो, आप बस निवेश करते जा रहे हैं। एक निवेशक जो ऐसा कर रहा है उसे सू नाम देते हैं। लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत डरावना लगे, तो जब अर्थव्यवस्था मंदी में ना हो तब आप अपना $1 स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। महामंदी के समय सब बेच देंगे और अपने मासिक डॉलर की नकद के रूप में बचत करेंगे, और जब महामंदी खत्म होगी तो आप फिर से सब कुछ वापस स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। इस निवेशक को हम जिम कहेंगे। या फिर मंदी का डर मन में बैठने में आपको कुछ महीने लगते हैं और फिर आत्मविश्वास जुटाकर वापस मार्केट की ओर आ जाने में कुछ और समय लगता है। जब मंदी ना हो आप स्टॉक मार्केट में $1 निवेश करते हैं, मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद बेच देते हैं और मंदी खत्म होने के 6 महीने बाद वापस निवेश करते हैं। आपको हम टॉम कहेंगे। तो अब ये 3 का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और इन तीनों को देखते हैं कि समय के एक अंतराल के बाद इन 3 निवेशकों के पास कितना पैसा होगा। सू के पास $4,35,551 होंगे, जिम के पास $2,57,386 होंगे और टॉम के पास $2,34,476 होंगे। सू 1 मील के अंतर से जीत जाती है। 1900 से 2019 के बीच 1488 महीने थे, उनमें से 300 से कुछ अधिक मंदी के दौरान थे। तो सिर्फ 22% समय के दौरान अपना धैर्य बनाए रखने से, जब आप अर्थव्यवस्था मंदी में, महामंदी में या उसके निकट थी, सू ने जिम और टॉम के मुकाबले 3/4 अधिक राशि पाई। अब एक हाल ही का उदाहरण लें। देर 2008 या शुरुआती 2009 के कुछ महीनों में एक निवेशक के रूप में आप जैसा आचरण करते हैं वह आपके आजीवन प्रतिफल को अधिक प्रभावित करेगा उस सब की तुलना में जो आपने 2000 से 2008 तक किया है। विमान चालकों पर एक पुराना चुटकुला है कि उनका काम घंटे दर घंटे बोरियत का है, बस बीच में सरासर दहशत के कुछ लम्हों के अलावा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप बीच में आने वाले उन दहशत कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, ना कि गाड़ी को नियंत्रण रखने के लिए बिताए गए वर्षों से। एक प्रतिभावान निवेशक वह पुरुष या महिला है जो उस समय में औसत कार्य कर सके जब उसके चारों तरफ व्याकुल हुए जा रहे हों। सारा संचालन पुच्छ के द्वारा ही होता है। तो जो आज हमने समझा और पढ़ा उससे हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि एक जो असाधारण निवेशक होता है या जो बहुत इंटेलिजेंट निवेशक होता है, इन्वेस्टर होता है, वो क्या करता है, वो महामंदी या कोई भी व्याकुल कर देने वाली घटना हो उसमें किस तरीके से डटा रहता है, उसमें किस तरह से निवेश करता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जैसे कि लास्ट में बताया भी गया है कि आप देर 2008 या शुरुआती 2009 के कुछ महीनों में एक निवेशक के रूप में कैसा आचरण रहा है वह आपके जीवन काल को प्रतिफल अधिक प्रभावित करेगा। जब 2008 में मंदी आई थी, वो 2008 से लेकर के 2009 एक साल के बीच में आप क्या स्टॉक को रखते हैं, स्टॉक को बेच देते हैं, या आपको लगता है कि बस अब स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके
कि आप 2000 से 2008 तक क्या निवेश कर रहे थे, क्योंकि तब तो बुल मार्केट चल रहा था, तब तो सबका अच्छा रिटर्न ही आ रहा था, तो कोई डरने की बात ही नहीं थी। तो जब विपरीत समय चल रहा हो या जब मंदी आ रही, महामंदी आ रही हो, तब हम कैसा निर्णय लेते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे निवेश सकें। ठीक है, तो हमें धैर्य बना के रखना है। जब महामंदी आए, स्टॉक मार्केट खूब गिर रहा हो, तब भी अगर वॉरेन बफेट के हिसाब से देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कॉट भी हो सकता है कि जब लोग डर रहे हो तो हमें लालच करना है, हमें उस वक्त खरीदना है जब लोग बेच रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब मंदी खत्म हो जाएगी और जब स्टॉक मार्केट वापस से अपनी ऊंचाइयों को छूने लग जाएगा, तब आपका रिटर्न जो होगा वो उनसे ज़्यादा होगा जिन्होंने लगातार निवेश करे, लेकिन मंदी के दौरान उन्होंने पैसे निकाल लिए थे और जब मंदी खत्म हो गई थी फिर निवेश कर दिए। उससे ज़्यादा रिटर्न, आपका कई गुना ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इस नॉलेज में आपको क्या समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ तक बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।